कि जो फ्रीलांसर्स हमें देख रहे हैं कि वो सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट अपनी फ्रीलांसिंग की किसी भी सब्जेक्ट में कैसे करें स्टार्ट एज अ बिगनर, और अगर चले गए $100 कमा पा रहे हैं तो कैसे उसको बढ़ाएंगे। तो पहली तो ये फाउंडेशन है कि आप साल लगाएं। अगर ये जो बंदा जो साल एजेंसी के साथ लगा लेता है वो उस फ्रीलांसर से बहुत रैपिड फास्ट में जाता है जो 3-4 साल खुद ही फ्रीलांसिंग की हुई, क्योंकि उसकी ये चीज़ें मिस होती हैं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम तुफैल अहमद ख़ान है और मैं ग्लोबल फ्रीलांसिंग और लिंक्डइन एक्सपर्ट हूँ। आपने मुझे 30 से ज़्यादा पॉडकास्ट में अपेयर होते हुए देखा होगा और बहुत सारी पॉडकास्ट मैंने अब होस्ट भी की हैं पाकिस्तान में, यूएई के अंदर। और आज मैं एक ऐसी जगह पर हूँ जहाँ पे एक आइडिया आया है कि आप कोवर्किंग स्पेस तो लेते हैं, बट आपको कोवर्किंग स्पेस के अंदर वर्किंग स्पेस के साथ आपको कैफ़े मिले, कोवर्किंग कैफ़े मिले, जहाँ पे आपको सिर्फ कॉफ़ी नहीं बल्कि कनेक्शंस भी मिले। बाइट बाय जेंडर्स NASTP कराची के अंदर इस वक्त मौजूद है और बाइट बाय जेंडर्स ने फ्रीलांसर्स को, एंटरप्रेन्योर्स को, क्रिएटर्स को एक अपॉर्चुनिटी दी है कि वो सिर्फ डेस्क नहीं बल्कि सिर्फ कॉफ़ी नहीं बल्कि कनेक्शंस बिल्ड कर सकते हैं यहाँ पर आके स्पेस लेके, और अपने आप को ऑब्वियसली बहुत अपलिफ्ट कर सकते हैं एक कोवर्किंग स्पेस को इस्तेमाल करते हुए। और बाइट बाय जेंडर्स ने रिसेंटली फ्रीलांसर्स, क्रिएटर्स और IT एंटरप्रेन्योर्स को प्रमोट करने के लिए, फीचर करने के लिए एक पॉडकास्ट सीरीज़ लॉन्च की है जिसका आज पहला एपिसोड है और इस पॉडकास्ट सीरीज़ का नाम है बाइट कास्ट। और बाइट कास्ट के अंदर हमने आज पहले एपिसोड में दावत दी है यूसुफ साहब को, जो कि इस्लामाबाद से आए हुए थे कराची, और हमने इस मौके का बहुत फ़ायदा उठाया है। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ बाइट कास्ट की टीम का भी जिन्होंने इस पॉडकास्ट को आज अरेंज किया। जी यूसुफ भाई, कैसे हैं? शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, थैंक्स फॉर इनवाइटिंग सर। तो यूसुफ भाई पहले बताएं कि जैसे मैंने अपने इंट्रोडक्शन में बताया, कोवर्किंग स्पेस बहुत हो गई है। मतलब आप देखें माशाल्लाह बहुत अच्छा काम हो रहा है। दी हाइव है और बहुत सारे इदारे पूरे पाकिस्तान में, और मैं ख़ुद भी विज़िट करता रहता हूँ। कोवर्किंग स्पेस बहुत खुल गए हैं और बहुत सारे कोवर्किंग स्पेस में ऑब्वियसली कॉफ़ी और बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल भी होती हैं। जेंडर्स एक बहुत बड़ा नाम है और उन्होंने NASTP की जगह आज आपने देख ली होगी कराची के अंदर, और यहाँ पे बाइट बाय जेंडर्स के नाम से खोला, और फिर उन्होंने एक अपॉर्चुनिटी दी कि यार आप कनेक्शंस भी बनाएं। तो आप, मेरा इसमें इनपुट ये है कि फ्रीलांसर सिर्फ डेस्क लेके कहीं कॉर्नर पे बैठ जाए, तो मैं ख़ुद भी सोच रहा था इसमें कुछ इनोवेशन, कोई क्रिएटिविटी आनी चाहिए। तो आपने माशाल्लाह से जितना काम किया हुआ है, पहले तो थोड़ा सा अपना ब्रीफली इंट्रोडक्शन भी दें और फिर इस तरफ आएँ कि क्या फ्रीलांसर को एक डेस्क चाहिए या कनेक्शंस भी चाहिए। मैं ऑथर हूँ रोड मैपर का, और रोड मैपर एक बुक है जिसके अंदर मैंने 15 साल की अपनी जर्नी को कवर अप किया, ताकि जो भी फ्रीलांसर्स आ रहे हैं, स्टार्ट करना चाह रहे हैं, एजेंसी की तरफ मूव करना चाहते हैं, अपने बिजनेसेस को आगे जाके बिल्डअप करना चाहते हैं, उनको एक रोड मैप और डायरेक्शन मिल जाए। और जो आपने बात की, एम्फेसाइज़ किया कोवर्किंग स्पेस का, असल मकसद ही इसका कोवर्किंग का जो होता है वो नेटवर्किंग है, क्योंकि सोलो बैठ के तो आप ऐसे ही काम कर रहे हैं। लोगों ने ज़्यादातर कनेक्शन ये किया हुआ जाए, मैं अपने स्पेस ले लेता हूँ, जाता हूँ, काम करूँगा और काम करके वापस आ जाऊँगा। बट जो इंपॉर्टेंट एलिमेंट है जो मिस करते हैं कोवर्किंग के अंदर, कि एक तो सीखने का मौका, और सीखना कैसे होता है नेटवर्किंग से। जब आप बैठते हैं, और ख़ास तौर पे जब आप बैठते हैं अदर देन वर्क, ठीक है, आप दूसरों से बातचीत करते हैं, गपशप करते हैं, वहाँ पे आपको पता चलता है कि यार वो किस प्रोजेक्ट पे काम कर रहा है, कौन सी स्किल्स के ऊपर काम कर रहा है, वो क्लाइंट हैंडलिंग किस तरह कर रहा है। और जहाँ पे कोवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग बिल्डअप हुई है, वहाँ पर उनकी प्रॉब्लम्स वहाँ पर सॉर्ट आउट हो गई हैं कि भाई यार मुझे अपने प्रोजेक्ट्स में ये चैलेंज आ रहा था, अच्छा आपने डिस्कस किया, पता चला यार अच्छा आपकी ये प्रॉब्लम है, वो फलां एजेंसी है, फलां को जो लोग हैं, टीम है, वो इस पे काम करें, आप ज़रा उनसे डिस्कस कर लें। तो कोवर्किंग के अंदर नेटवर्किंग उसकी जान है। अगर वो नेटवर्किंग नहीं लेंगे तो फिर वो सोलो ही काम कर रहे हो, ज़्यादा फ़ायदा नहीं ले सकते। अच्छा, मैं अपना भी एक्सपीरियंस बताऊँ। अभी रिसेंटली मैंने एक फुल टाइम पोजीशन जो है एक एसोसिएशन के प्रेसिडेंट के तौर पे मैंने जब छोड़ी और मैं घर पे बैठा, तो मैंने देखा डिस्ट्रैक्शंस बहुत होती हैं। ऑल्दो मैं 8 साल से फ्रीलांसिंग भी कर रहा हूँ, मैं लिंक्डइन पढ़ा रहा हूँ पूरी दुनिया में और ऑनलाइन भी काम कर रहा हूँ, लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशन कर रहा हूँ, बट मैंने देखा है कि डिस्ट्रैक्शंस, फिर बहुत सारी चीज़ों पे आपका कंट्रोल नहीं होता। इलेक्ट्रिसिटी है, कोई गेस्ट आ गया आपके पास अचानक से, और इवन कि आप अगर घर में सबसे छोटे हैं तो दरवाज़ा भी शायद आपको खोलना हो, तो डिस्ट्रैक्शन बहुत है। फिर क्लाइंट आपके लिए बहुत अहम है, और बाहर से कोई आवाज़ आ रही, साउंड प्रूफ जो है वो नहीं होता आपका घर के, जिसमें बाहर से कोई आवाज़ नहीं आ रही। आपकी कोई जूम कॉल ऐसी चल रही है जिसमें शायद आपने रिमोट लोकेशन का बताया हुआ है, मैं इस जगह पर हूँ, और आप ऑब्वियसली बाहर से आवाज़ आना शुरू हो जाए। तो आप क्या समझते हैं जो फ्रीलांसर्स हैं, बहुत सारे लोग ऑब्वियसली इस वक्त ऑक्यूपेंसी में आ चुके हैं, बीहाइव की भी, जेंडर्स की भी, और बहुत सारी कोवर्किंग स्पेस में, जो नहीं आ रहे,
तो मैं खुद भी अभी ये एक्सपीरियंस कर चुका हूँ कि आपके और डिस्ट्रैक्शन बहुत होती हैं। आप क्या समझते हैं, इनको आना चाहिए, एक्सप्लोर करना चाहिए ये सारी अपॉर्चुनिटीज़ जो लोग हैं फैसिलिटीज़ बना रहे हैं, और फ्रीलांसर्स यहाँ पे आएंगे तो प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी उसकी? बढ़ेगी। अच्छा, हमने एक और चीज़ को कंफ्यूज कर दिया है। जब हम कोवर्किंग की या किसी ऑफिस की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं यार 24/7 शायद मुझे उधर ही बैठना पड़ेगा या उधर जाऊँगा तभी होगा। नहीं, अब हो क्या रहा है, और हम क्लाइंट्स को जब गाइड करते हैं कि यार आपको एक ऐसी सोलो स्पेस चाहिए जहाँ पे एक तो प्रोफेशनल लोग भी मिले, क्योंकि जब आप कॉल्स पे जा रहे हैं, क्लाइंट्स को क्लोज करने जा रहे हैं, वो चीज़ भी है, और बाकी आपके डिस्ट्रैक्शन फ्री भी हो। जिस तरह घर के चैलेंजेस बताएं तो वो हैं, लाइट्स के भी और दूसरे चैलेंजेस आपके साथ आते हैं। उसमें अब हम क्या सजेस्ट करते हैं कि आपके पास कोई स्पेस ऐसी हो, चाहे 2 आवर्स के लिए जाएं, 4 आवर्स के लिए जाएं, जहाँ पे आप फोकस्ड काम अपना कर सकें, और वो उसके लिए कोवर्किंग या इस तरह की स्पेसेस होना बहुत ज़रूरी है। और यूसुफ भाई, जब हम जर्नी की बात करते हैं कि एक फ्रीलांसर ज़िंदगी भर फ्रीलांसर नहीं हो सकता। एक फ्रीलांसर को आईटी एंटरप्रेन्योर बनना है, माइक्रो एजेंसी बनानी है, फिर वो बड़ा होगा, फिर वो एम्प्लॉयमेंट देगा अपने नीचे, रिमोट वर्कर्स हायर करेगा या ऑफिस पे परमानेंट रोल पे लोगों को हायर करेगा, ग्राफिक डिज़ाइनर, वीडियो एडिटर, सोशल मीडिया मार्केटिंग। तो इसमें भी क्या आपकी सजेशन होगी कि अगर वो खुद नहीं बैठता है एज अ CEO, एज अ ओनर, तो उसकी जो टीम है, क्या अब वो ट्रेडिशनल तरीके से जाके ऑफिस ले, रेंट पे, या ऑफिस ख़रीदे, कोई बिल्डिंग ले, अभी उसकी कंपनी बड़ी नहीं हुई है तो, और अब या दूसरा ऑप्शन ये है कि वो कोई कोवर्किंग स्पेस, कोई ऐसी जगह तलाश करे कि वो एंटरप्रेन्योरशिप की तरफ जा रहा है और वहाँ अपनी टीम को बिठाए। और आपने खुद कैसे किया था? अच्छा देखिए, अभी एक बड़ा इल्यूजन सा चल रहा है कि जनाब आप रिमोट टीम्स बना लें और सब काम बड़ा अच्छा हो जाएगा, कूल हो जाएगा, आपके एक्सपेंसेस भी कट हो जाएंगे, सारा कुछ। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि ख़ास तौर पर हम अपने पाकिस्तान की बात करें, आपको लोगों को ज़ीरो से बिल्डअप करना पड़ता है। आपको अपनी कंपनी के SOPs, अपना सिस्टम प्रोसेसेस बताने पड़ते हैं। और सबसे बड़ा रिमोट के अंदर जो चैलेंज आता है वो गाइडेंस का आता है, ट्रेनिंग का आता है, फिजिकल स्पेस आपको रिक्वायर्ड होती है। और जब ये अर्ली स्टेज के अंदर जो भी स्टार्टअप एजेंसी या सोलो से जाते हैं, उनको सजेस्ट करते हैं कि आपके पास स्पेस होनी चाहिए। रिमोट का फ़ायदा ये है, जितनी आपकी टीम है उतने हिसाब से स्पेस आप लेते हैं, अपने आप को सिस्टम को वहाँ पे बनाते हैं और टेस्ट एंड ट्रायल कर सकते हैं। अक्सर केसेस में लोकेशन भी मैटर्स करती है, हाइब्रिड भी कर सकते हैं, लेकिन लोकेशन मैटर करती है। हो सकता है आपकी टीम, कुछ लोग वहाँ पे आ सकते हैं, कुछ नहीं आ सकते हैं, लेकिन फिजिकल में एक इंटरेक्शन होती है। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ है, बीइंग अ लीडर, जितने भी आपके ऑडियंस आगे जाके फ्रीलांसर से लीडर बनेंगे, कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो आप सिखाते नहीं हैं लेकिन परफॉर्म कर रहे होते हैं। वो आपकी टीम आपको ऑब्जर्व करती है कि आपकी टाइम मैनेजमेंट कैसी है, आपकी कम्युनिकेशन कैसी है। आप दूसरे, हो सकता है उसको नहीं सिखा रहे हैं लेकिन तीसरे बंदे को सिखा रहे हैं, तो वो देख रहा है कि यार क्या चीज़ हो रही है। तो इंस्ट्रक्शन काफ़ी चीज़ होती है। तो जो मॉडल है, आप रिमोट से जाएँ, रिमोट बाद में जाएँ, लेकिन पहले आप ये हाइब्रिड मॉडल पे आ सकते हैं। हाइब्रिड से भी पहले फिजिकल आप जाएँ, कुछ टीम्स बिल्डअप करें, समझ आए आपको सिस्टम वगैरह, और ये कोवर्किंग स्पेस आपको स्टार्टिंग देती है। अक्सर लोग गलती क्या करते हैं, 4 पैसे कमाएंगे फ्रीलांसिंग के अंदर, अपना सेटअप बना लेंगे, ऐसी लोकेशन में बनाएंगे जो उनके लिए ईजी है लेकिन उनकी टीम के लिए बड़ी मुश्किल है। तो ये कोवर्किंग की स्पेसेस आपको एक एडवांटेज देती हैं कि आप लिटमस टेस्ट करें टीम का, अपनी परफॉर्मेंस का, अपने लोगों का, एनवायरनमेंट का, और फिर वहाँ से आप देखें हाइब्रिड पे चले जाएं या जो भी आपको मॉडल फिजिबल होता है। अच्छा, फ्रीलांसर्स की मैं बात करूँ कि मैंने एक सोसाइटी को, कम्युनिटी को भी हेड किया, फिर मैं दुनिया भर में जाता हूँ, मैं फ्रीलांसर से मिलता हूँ, अभी UK में भी और आइलैंड में भी मेरी फ्रीलांसर से मुलाकात हुई। तो सबसे बड़ा मसला जिस पे मैं समझता हूँ कि ट्रेनिंग्स भी नहीं होती, लोग बताते भी नहीं है, लोग अपनी स्टोरीज़ बताते हैं और चले जाते हैं। फ्रीलांसिंग में काम कैसे लिया जाए, सबसे ज़्यादा गिव अप लोग यही करते हैं और फिर एक जॉब शुरू कर देते हैं। या फाइवर पे गए, उनको काम नहीं मिला, उन्होंने ट्राई किया, फिर अपवर्क पे गए, अपवर्क पे भी उन्होंने देखा आप क्रेडिट चाहिए, अब ये इतने $300 के क्रेडिट कौन ख़रीदे, $300 ही नहीं है, उन्होंने गिव अप किया, उनको एक जॉब अपॉर्चुनिटी मिली, चले गए। या पाकिस्तान से कोई काम मिला, उन्होंने वो छोड़ दिया। टॉप 10 पे होता नहीं है इतनी आसानी से। तो इस पे आप थोड़ा सा मुझे डिटेल में बताएं कि जो फ्रीलांसर्स हमें देख रहे हैं कि वो सेल्स, बिजनेस डेवलपमेंट अपनी फ्रीलांसिंग की किसी भी सब्जेक्ट में कैसे करें, स्टार्ट एज अ बिगनर, और अगर चले गए $100 कमा पा रहे हैं तो कैसे उसको बढ़ाएंगे। सही, बड़ा ज़बरदस्त सवाल आपने किया। और देखें, इसकी फाउंडेशन में कुछ चीज़ें हमें समझना ज़रूरी हैं। और जो मिस्टेक लोग करते हैं, जो भी न्यू भी है ना, वो कोई भी स्किल सीखेगा और समझेगा कि यार मैं मार्केट में चला जाता हूँ, वो ये नहीं वैलिडेट करता कि उस काबिल है कि मार्केट में वो वैल्यू दे सके और मार्केट उसको पे कर सके। तो जो रूट हम सजेस्ट करते हैं नए लोगों को, पहले आप 3 मंथ 6 मंथ वॉट एवर जो भी स्किल है उस पर लर्निंग करें,
और 6 मंथ्स के लिए आप लोगों के पास एज ए इंटर्नशिप के तौर पर डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन में, डिफरेंट एजेंसीज में जाएं। और जिस तरह भी हम यहाँ पे कोवर्किंग की बात कर रहे हैं, यही वो स्पेसेस हैं जहाँ पे आप जाके बैठते हैं तो आपके लिए ओपनिंग मिलती हैं कि यार मैं फलां चीज़ के अंदर स्किल ली हुई है, मैं आपके साथ काम करना चाहता हूँ, और ये चीज़ें जब आप डेमोन्स्ट्रेट करते हैं तो आपके लिए ओपनिंग होती हैं। तो 6 महीने से साल आप लगाएं किसी एजेंसी के साथ या उस फील्ड के अंदर उन लोगों के साथ जो वो काम कर रहे हैं, वो जो आपकी पॉलिश करेंगे ना, जो इंडिविजुअल तौर पर नहीं कर सकते। मतलब आप क्या करेंगे, स्किल तो आपने सीख ली। मैं अक्सर अपने रोड मैप में भी हमने फर्स्ट स्टेप पे दिया है कि एक आपको चाहिए कोर स्किल, सेल कर रहे हैं जैसे डिज़ाइनिंग की होगी, डेवलपमेंट की होगी, कोडिंग होगी, सारा कुछ हो गया। फिर आपको चाहिए कम्युनिकेशन स्किल जो मोस्ट ऑफ द फ्रीलांसर्स के पास नहीं होती है। और थर्ड इज सेलिंग स्किल, द आर्ट ऑफ सेलिंग, कि किस तरह अपने ऑफर को प्रेजेंट करना है, कौन से लफ्ज़ों का चुनाव करना है। आप लिंक्डइन एक्सपर्ट है, आपको पता है कि भाई किस तरीके से कौन से कीवर्ड या क्या टर्मिनोलॉजीज को लेके यूज़ करना है। तो पहली तो ये फाउंडेशन है कि आप साल लगाएं। अगर ये जो बंदा जो साल एजेंसी के साथ लगा लेता है, वो उस फ्रीलांसर से बहुत रैपिड फास्ट में जाता है जो 3-4 साल खुद ही फ्रीलांसिंग की हुई, क्योंकि उसकी ये चीज़ें मिस होती हैं। अच्छा, फिर ये हो गया। इसके बाद हम जब बात करते हैं क्लाइंट हंटिंग के अंदर, अब ऑनलाइन के अंदर जो चैलेंज आ चुका है, पहले ये था कि बहुत कम फ्रीलांसर थे, मार्केट में काफ़ी ज़्यादा काम आता था, मिल जाता था। अब चैलेंज बहुत आ गए, अब वहाँ पे कंपटीशन बहुत ज़्यादा आ गया। अब आपको पर्सनल ब्रांडिंग, ठीक है, जहाँ पे आपका रोल, आपका काम बहुत इंपॉर्टेंट आता है कि प्रोफेशनल प्लेटफॉर्म पे जाना, अपने आप को बिल्डअप करना। एक सबसे बड़ी जो मिस्टेक करते हैं फ्रीलांसर वो होता है कि अब प्लेटफॉर्म पे एक्टिव होते हैं जब क्लाइंट नहीं आ रहे होते, जब क्लाइंट नहीं आ रहे थे, ये बहुत लेट हो चुके होते हैं, क्योंकि अब तक आपको फाइनेंशियल चैलेंज आ चुके होते हैं। अब आप वेट नहीं कर सकते, क्योंकि पर्सनल ब्रांडिंग टाइम टेकिंग है ना, उसके अंदर बहुत से एलिमेंट्स है, चीज़ों को बिल्डअप करना था। तो हम ये सजेस्ट करते हैं राइट टाइम इज़ कि जब आपकी स्किल्स कुछ बिल्डअप हो गई है, आप अपने आप को पर्सनली बिल्डअप करें। क्योंकि अगर आप लिंक्डइन की बात करें, किसी को अप्रोच करते हैं ना, तो वो सबसे पहले आपका प्रोफाइल देखता है, भाई ये कौन है, ठीक है, बातों पे नहीं, वो प्रोफाइल आपको बता रहा होता है भाई आप कितने पानी में और क्या चीज़ें आपने की, क्या वाकई में आपकी स्किल। लड़से आप कहते हैं मैं ग्राफिक डिज़ाइनर हूँ, तो क्या आपका प्रोफाइल ग्राफिक डिज़ाइनिंग को रिप्रेजेंट कर रहा है। एक और चैलेंज जो आता है जो सोशल मीडिया से, अच्छा दो तरह के लीड्स है ना। एक लीड्स है कि आप प्लेटफॉर्म डिपेंडेंट कि मार्केट प्लेसेस में चले गए, वहाँ आपने प्रोफाइल बना लिया है और वहाँ पे आप वेट कर रहे हैं क्लाइंट हंटिंग का, या आप बिड्स कर रहे हैं और सारा कुछ हो रहा है। वहाँ पर भी आपको कुछ स्ट्रेटजीज़ को वर्कआउट करना पड़ता है। सबसे बड़ी जो चीज़ इंपॉर्टेंट चीज़ है मिस है मार्केट रिसर्च। आप अपने थॉट प्रोसेस, अपने आइडिया से जाके एक सर्विस को बना के उसको सेल करना शुरू कर देंगे, लेकिन आप ये भूल जाते हैं कि मार्केट में गैप कहाँ है, किस चीज़ का गैप है, किस चीज़ की डिमांड है, किस चीज़ की नीड है। वो आता है मार्केट रिसर्च से। अक्सर लोग नाम ऐसे रख लेते हैं अपने जाके कि वो क्लाइंट को भगाने वाले काम कर रहे होते हैं, ठीक है, ABC नाम और इस तरीके से। बाद में चलता है नाम हम चेंज नहीं कर सकते, और बहुत से चैलेंजेस, पिक्चर सही नहीं लगाती हैं, जो आपका हम जैसा कीवर्ड है टाइटल, उसमें 10 काम बता देंगे। अब वो क्लाइंट देखेगा अच्छा डिज़ाइनर भी है, वीडियो एडिटर भी है, वो ये भी है सारी, तो ये बेसिक मिस्टेक्स करते हैं। अच्छा, हमने अब आपकी बुक पे भी बात की कि आपने उस पर सेल्स का, जैसे आपने कहा कि जिक्र किया हुआ है आपने, रोड मैप पर जो आपकी किताब है, हम उस पर बात भी कर रहे थे कि एक फ्रीलांसर को सेल्स कैसे बढ़ानी चाहिए, जहाँ पे हम लोग ज़्यादातर गिव अप भी कर देते हैं कि प्रोजेक्ट्स नहीं मिल रहे। और मैं आपको बता रहा था कि अगर आपको फ्रीलांसिंग में प्रोजेक्ट्स मिलना शुरू हो जाएँ तो आप देखें $500 भी कितने होते हैं। तो एक फ्रीलांसर किसी अच्छी कोवर्किंग स्पेस में, चाहे वो कोई सी भी हो, वहाँ पे बैठने में कभी भी कतराएगा नहीं, उसको कोई इशू नहीं होगा। वो डॉलर्स में कमा रहा है, जब वो कन्वर्ट करेगा PKR के अंदर, तो वो बाइट बाय जेंडर्स हो, NASTP या दी हाइव हो, उसके लिए अफोर्डेबिलिटी का इशू नहीं आएगा, प्रोडक्टिविटी और बढ़ेगी एक अच्छी जगह जब बैठेगा। रोड मैपर जो आपकी किताब है उसमें फ्रीलांसर्स के लिए और ऐसा क्या क्या है, क्योंकि फ्रीलांसर्स को ChatGPT, हम जैसे भी लोग जो आपके जूनियर ही हैं, और हम बहुत कुछ हम भी पढ़ा रहे होते हैं, और भी बहुत सारे लोग हैं, तो ऐसा क्या है उस किताब में और जो उनको मिलेगा, क्योंकि आपने बताया कि आपकी जो किताब की PDF है वो फ्री है, ऑडियो बुक भी फ्री है, तो आपकी किताब क्यों पढ़ें लोग? ठीक है, देखें, इस बुक को पढ़ने का जो सबसे बड़ी चीज़ इनको मिल जाएगी वो पावर ऑफ नो, कि मुझे क्या काम नहीं करने और कहाँ पे फोकस करना है, और एक रोड मैप बनाने में कामयाब होंगे। हम सिंपल सा थोड़ा सा फास्ट गो में अगर स्टेप्स दे दूं जिनसे इनको क्लियरिटी आ जाएगी, चाहे फ्रीलांसर बने या एजेंसी बिल्डअप करें किस तरह। पहला स्टेप हमने बात की गोल की आइडेंटिफिकेशन, कि भाई कौन सा गोल है, राइट गोल कैसे सेट करें, इसको कैसे अचीव करें। फिर हमने उसमें बताया, हेल्प आउट किया कि अपॉर्चुनिटी व्हीकल हो सकता है, एक बंदा डिज़ाइनिंग से अपने गोल तक पहुंच सकता हो सकता है एक बंदा एजेंसी बिल्डअप करके जाए, एक बंदा जॉब करके जाए। तो कौन सी अपॉर्चुनिटी व्हीकल आपको पिक करनी है, उसकी आइडेंटिफिकेशन वहाँ पे आपको होती है। फिर थर्ड, ड्राइवर क्या है, किस मकसद के लिए काम कर रहे हैं, क्या पैसे के लिए, फेम के लिए, इम्पैक्ट के लिए, आपका पेन है, कोई प्रॉब्लम है, वो आइडेंटिफिकेशन आपको होती हैं। फिर हम चौथे लेवल पर आते हैं टाइम,
कि आप ये चाह रहे हैं कि यार मैं साल के बाद महीने का $1000 कमाऊँ, तो उस तक पहुंचने के लिए आप किस तरीके से अपने टाइम की यूटिलाइजेशन करेंगे। किस हो सकता है एक बंदा कहे कि यार मुझे जो है ना कोडिंग से काम करना है या उससे कमाना है, लेकिन अभी तक उसकी स्किल इस लेवल की डेवलप नहीं हुई कि वहाँ से वो कमा सके। लर्निंग टाइम आपको चाहिए, आपको प्रैक्टिस टाइम चाहिए। अच्छा, फिर अक्सर केसेस में होता है जब हम एजेंसी की तरफ जाते हैं तो शायद आप खुद से सारे काम ना कर सकते हो, लोगों का टाइम बाय करना कितना रिक्वायर्ड है, वो टाइम की एलोकेशन आता है। फिर स्किल आता है 5वें लेवल पर कि आपको अपने गोल तक पहुंचने के लिए कुछ स्किल्स चाहिए, जिस तरह हमने बेसिक लेवल पे बात कर ली कि आपको सेल्स की चाहिए, आपको कम्युनिकेशन चाहिए, कोर स्किल। इससे ऊपर हम आगे जाते हैं तो डेलीगेशन की स्किल आती है, फिर हम ऊपर जाते हैं एसओपीज़ की स्किल्स आती है, फिर ऊपर जाते हैं नेटवर्किंग की स्किल्स आती है। तो डिफरेंट लेवल जो हमने बुक में भी कवर अप किए हैं वहाँ पे रिक्वायर्ड है। फिर आता है एनवायरनमेंट, और यहाँ पे कोवर्किंग की जो बात कर रहे हैं कि योर एनवायरनमेंट इज़ मोर पावरफुल देन योर विल पावर। हम विल पावर के ऊपर सब कुछ चलाने की कोशिश करते हैं और वो लिमिटेड होती है। अब जब आप ऐसा इकोसिस्टम दे देंगे, ऐसी कोवर्किंग स्पेस है, जो भी स्पेस जहाँ पे आपको एनर्जी आती है, ठीक है, आपको एक कामनेस आती है कि आप आराम से बहुत अच्छी इन्वायरमेंट के अंदर एक अच्छा प्रोडक्टिव काम कर सकें, नेटवर्क बिल्ड कर सकें, वो आपको रिक्वायर्ड है अपने गोल तक पहुँचने। फिर अकाउंटेबिलिटी कि यार ये टास्क मैंने किस टाइम पे करना था, किस तरीके से करना था। एक फ्रीलांसर्स के लिए मैं यहाँ पे ज़रूर कहना चाहूँगा कि उनको ये आइडेंटिफाई करना है उनकी अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है, क्योंकि सोलो काम करना कोई पूछने वाला नहीं होता। जब क्लाइंट्स के लिए काम करते हैं तो अकाउंटेबिलिटी क्लाइंट कर रहा होता है कि भाई टाइम पे काम। क्या आपकी अकाउंटेबिलिटी ऐसे चलती है कि कोई बंदा आपको अप्रिशिएट कर दे तब काम कर लें। कुछ लोगों की अकाउंटेबिलिटी ऐसे होती है कि कोई बंदा उनको थपकी दे के कहे ना यार ये काम करना है तो नहीं करते, उनकी ईगो हिट हो जाती है। कुछ लोग होते हैं जो सोलो काम करके परफॉर्म अच्छा करते हैं, कुछ पीयर्स में काम करके। तो ये फाइंड आउट करना कि आपकी अकाउंटेबिलिटी कैसे चलती है, उसको अलाइन करना। फिर हम इन्वेस्टमेंट की बात करते हैं। जब फ्रीलांसर जो हमारी ऑडियंस है देख रही होगी, अक्सर केसेस में जब ये पैसा कमाते हैं ना, इनको स्पेंडिंग सही नहीं आती है, वेस्ट करते हैं। तो पहली स्पेंडिंग आपने क्या करनी है, उन रिसोर्सेज में इन्वेस्ट करना जहाँ से टाइम वापस आ सकता है। हम यहाँ पे लेट्स सपोज कैनवा की एग्जांपल ले लें। कैनवा आपने फ्री से स्टार्ट किया, यूज़ कर रहे हैं, अब आपके पास 4 पैसे हैं तो आप प्रीमियम उसका ले लें। हो सकता है जो पहले टास्क आप 8 आवर्स में कर रहे थे 1 आवर्स में कर लें। तो सबसे पहली इन्वेस्टमेंट आपकी ये होनी चाहिए, जो भी काम आप स्किल के टूल्स अपने आप को। अब लेट्स सपोज चैट जीपीटी की हम बात करें, उसका शायद प्रीमियम आप बाय कर लें, उससे आपको काम में आसानी हो जाए। तो पहली चीज़ ये करें। फिर हम आगे जाते हैं तो एक आता है वर्स्ट केस सिनेरियो कि आपको ये एनालाइज करना ज़रूरी है अपने रोड मैप के अंदर कि अगर अच्छे से अच्छा होगा तो चलो अलग बात है, बुरे से बुरा क्या होगा तो अगर वो भी आपके लिए फेवरेबल हो जाए। मतलब लेट्स सपोज स्किल लर्निंग आप कर रहे हैं, ठीक है, तो स्किल लर्निंग के अंदर वर्स्ट क्या होगा, शायद आप सेल्स ना कर सकें, लेकिन एक स्किल तो डेवलप हो जाएगी जो आगे चल के आपको हेल्प आउट होगी। और फिर हम बात करते हैं सेट्स ऑफ लाइफ की। आपका रिलीजन सेट, आपका माइंड सेट, आपका हेल्थ सेट, आपका स्किल सेट, आपका फैमिली सेट, इन सारों चीज़ों को भी अगर आप अलाइन करके चलेंगे तो जब आप गोल अचीव करेंगे तो आप फुलफिल्ड होंगे। अदरवाइज मोस्ट ऑफ द केसेस में क्या होता है कि गोल अचीव तो हो जाता है लेकिन आप डिसअपॉइंट होते हैं कि यार जिनके लिए कर रहा था वो रह गए, अच्छा मैं पैसे को प्रायोरिटी बनाया था और भी चीज़ें लॉस हो गई। तो ये एक फुल फ्लेज हमने फ्रेमवर्क दिया है। आप कुछ भी काम करना चाहते हैं और एज ए फ्रीलांसर का उसको अडॉप्ट करते हैं, इसको इम्प्लीमेंट करते हैं तो आपके सक्सेस के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ये बहुत अच्छी बात की आपने। और पैसे सेव करके सिर्फ आप अमीर नहीं होते, पैसे खर्च कर होते हो, लेकिन वो जो स्पेंडिंग है वो आपके अपने पर ज़रूर होनी चाहिए। दिस इज़ द बिज़नेस ऑफ यू, जो हम बात भी कर रहे थे कि आप अपने टूल्स जिससे आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ सकती है, चाहे वो अगर आपको चैट जीपीटी का यूज़ करना है और आप वीडियो एडिटर हैं तो आपके अलग टूल्स होंगे, डिजिटल मार्केटिंग है कर रहे हैं आप तो अलग टूल्स होंगे, फाइनेंस के प्रोफेशनल हैं आपके अलग टूल्स। तो वो जो टूल्स आपको चाहिए जो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव कर सकते हैं, आपको इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी सर्विसेज को इम्प्रूव कर सकते हैं, आपकी क्लाइंट की सेटिस्फेक्शन उससे बढ़ सकती है। अब स्पॉट है, बहुत सारे टूल हैं, CRM टूल्स हैं, आप वो ख़रीदें, आप उस पर इन्वेस्टमेंट करें ताकि उससे आपकी अर्निंग और बढ़ेगी। अगर आप उन पैसों को सेव कर लेंगे तो वो कोई आप अमीर नहीं बन जाएंगे कि आपके यहाँ बहुत डॉलर्स पड़े हुए हैं। अगर आप वो खर्च करेंगे शायद उससे ज़्यादा अमीर बन जाए। और फिर आपने स्किल्स की बात की तो मैं अब आखिरी सवाल करूँगा आज की हमारी फर्स्ट एपिसोड जो है बाइटकास्ट की इसका, कि स्किल्स ज़्यादातर जो हाउसवाइफ हैं मेरे पास भी मैसेजेस आते हैं कि हम क्या ऐसा करें, उनके पास वो पहला स्टेप नहीं है कि कौन सी चीज़ ऐसी है जो हमें कमा के दे दी। ऑल्दो मैं वहाँ पे उनको सजेस्ट करता हूँ कि आप काउंसलिंग करें, आप किस चीज़ में अच्छे हैं, लेकिन आपकी नज़र में अगर आप ब्रीफली ये बताएं कि कौन सी स्किल्स अभी ऐसी हैं ग्लोबली, हम तो फ्रीलांसिंग में ग्लोबल काम करते हैं, कि जिस पे आज लोगों को जाना चाहिए, उसमें अर्निंग भी अच्छी है, करियर भी बन सकता है, स्पेशली उन हाउसवाइफ का जो घर बैठी हुई है और काम करना चाहती है। अच्छा देखिए, स्किल के आइडेंटिफिकेशन का एक सबसे इम्पोर्टेंट एलिमेंट ये कि कोई भी तीसरा बंदा नहीं बता सकता कि आपको किस स्किल में जाना चाहिए।
जो पहला एलिमेंट है, हम जब भी स्किल की आइडेंटिफिकेशन की बात करते हैं, हम ये कहते हैं आपको जो फील्ड के बारे में पता है, लेट्स हम जनरल कंटेंट राइटिंग की बात कर लें। अब कंटेंट राइटिंग फॉर्म चेंज करती रहेगी, एआई आ गया लेकिन रहेगी। डिज़ाइनिंग की बात कर लें, कोडिंग की बात कर लें, अकाउंट्स की बात कर लें, तो पहला एलिमेंट ये है कि जो भी हमारे लिसनर्स हैं, ये वॉच कर रहे हैं, आपको जो स्किल समझ आती है कि आप राइटर बन सकते हैं, आप डिज़ाइनर बन सकते हैं, वीडियो एडिटिंग कर सकते हैं, कोडिंग कर सकते हैं, उसकी यूट्यूब पे जाके कुछ वीडियोस देखें, कुछ चीज़ें देखें और उसको इम्प्लीमेंट करने की तरफ जाएं। जैसे ही आप प्रैक्टिस करेंगे, जैसे मैं अगर अपनी एग्जांपल दूं, उनके लिए आसान हो जाएगा समझना। मैंने एक टाइम पे ज्वाइन किया फ्लैश, उस टाइम पे एनिमेशन होती थी कि आप एनिमेशन सीखेंगे। मैं गया चौथी क्लास के बाद मुझे समझ आ गई ये मेरी गेम नहीं है। क्यों? कि वो मुझे एज ए मेल अगर बात करूँ या खास है, मुझे 4 कलर से ज़्यादा कलर सेंस नहीं है। अब मुझे अगर कलर सेंस नहीं है कि रेड के कितने शेड्स होते हैं, तो डिज़ाइनिंग में अगर मुझे पेनिट्रेट करना है तो मुझे पता है मेरी लिमिटेशन है। इसके साथ मैंने एक और कोर्स जो ज्वाइन किया ऑटोकैड का। नक्शे बनाना बड़ा मुश्किल है, नक्शे कैसे बनाए, लेकिन वो कोर्स पास हो गया क्योंकि वो ड्रैग एंड ड्रॉप था। तो ये चीज़ आप खुद से एक्सप्लोर करना, कोई तीसरा बंदा नहीं आपको बता सकता, और हर फील्ड के अंदर डायरेक्शन आपको आहिस्ता आहिस्ता खुद में मिलना शुरू हो जाती है। तो रादर देन वेटिंग और आस्किंग कि कौन सी फील्ड में जाना चाहिए, जिस फील्ड के बारे में आपने सुना है जाके यूट्यूब पे कुछ बेसिक कोर्सेज देख लें और स्कोप भी देख लें, आपको नज़र आ जाएगा। यूट्यूब पे चले जाएं, एक प्रोफेशनल कोई भी कोर्स फ्री का डाउनलोड करें, इसको रीड आउट करें और इम्प्लीमेंट करें। आप समझते हैं आप कंटेंट राइटर बहुत अच्छे हैं, ज़रा आर्टिकल लिखें, अपने फेसबुक पे डालें, लोग आपको फीडबैक देंगे। तो ये आपका लिटमस टेस्ट करना पड़ेगा। जब ये अब फीमेल्स जो है मैनेजमेंट की बहुत अच्छी होती हैं, वो मल्टी चीज़ों को मैनेज कर लेती हैं, ठीक है। एचआर के अंदर वर्चुअल असिस्टेंट, हाँ, और अपने आप को बुक के अंदर यही दिया हुआ है कि अपने आप को खंगालें, देखें आपकी स्ट्रेंथ क्या है। सही है। आप हो सकता है, अब मैं अक्सर लोगों से कहता हूँ मैनेजर को अगर जानना है ना कि अच्छा मैनेजर क्या है, तो आप देखेंगे तो अपने रूम में आपको वेला नज़र आ रहा होगा, फ्री नज़र आ रहा होगा, क्योंकि उसका काम है लोगों से काम करवाना, ठीक है। तो इस तरीके से अपने आप को जाने, वहाँ पे जो चीज़ें अलाइन करते हैं उसको टेस्ट एंड ट्रायल करें और आपको विद इन सम टाइम नज़र आ जाएगा मेरी डायरेक्शन क्या है। वो जब आप डायरेक्शन पकड़ेंगे तो आप ज़्यादा आगे एक्सेल करेंगे। यूसुफ भाई, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आज हमारी बाइट कास्ट की पॉडकास्ट सीरीज़ का पहला एपिसोड था और आज हमारे आप पहले गेस्ट थे। आप इस्लामाबाद से आए हुए हैं, वेलकम टू कराची। सर थैंक यू। और आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी इंसाइट्स दी। और मैं लोगों को ये भी सजेस्ट करूँगा कि आपकी जो बुक है रोड मैप, और उसका PDF वर्जन भी फ्री है, आप वो ज़रूर डाउनलोड करें और वो उसके थ्रू एक रोड मैप ज़रूर अपना देखें एज अ फ्रीलांसर, एज अ एंटरप्रेन्योर, एज अ एजेंसी ओनर, और अपने इंसाइट्स भी शेयर करें। हम इंशाल्लाह नेक्स्ट बाइट कास्ट के एपिसोड के अंदर किसी और फ्रीलांसर के साथ, किसी IT एंटरप्रेन्योर के साथ हम ज़रूर हाजिर होंगे और हम कोशिश करेंगे कि ये जो फ्रीलांसर्स हैं जिनका एक्सपीरियंस है और ऑलरेडी कमा रहे हैं डॉलर्स में, वो यहाँ पे बाइटकास्ट में आके इनकी टीम की मदद के साथ यहाँ पे आके अपने इनसाइट शेयर करें। और वो लोग भी जो ऑलरेडी बाइटकास्ट या बाइट बाय ज़ेंडर्स की फैसिलिटी यूज़ कर रहे हैं, हम चाहेंगे वो भी आएँ और वो भी अपना शेयर करें कि उनकी प्रोडक्टिविटी कितनी बड़ी और डिस्ट्रैक्शंस कितनी कम हुई और कितनी क्लाइंट सेटिस्फेक्शन बढ़ गई। थैंक यू वेरी मच।